वेलकम टू केमिस्ट्री लिमिटलेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूं क्लास 11 का रिडॉक्स रिएक्शन का वन शॉट वीडियो। इस एक वीडियो में पूरे चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को करने के बाद आई एम डैम श्योर यू विल लर्न एवरीथिंग, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, पैराडॉक्स क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं। मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स को आप एकदम समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। इसी एक वीडियो में सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर को बहुत आसान बना देंगे, सारे टॉपिक को बहुत आसान बना देंगे। तो अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ के देखना होगा, ठीक है? तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिडॉक्स का मतलब क्या होता है। REDOX। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो रिडॉक्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है, RED एंड OX। RED का मतलब होता है रिडक्शन एंड OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसी सारी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ होता है उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? अब हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की तरफ। देखिए, कैसे पहचानेंगे कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने हमको 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं। पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है? दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है? ऑक्सीडेशन ये वर्ड आया कहां से? देखिए, रिडॉक्स चैप्टर के अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही वीडियो में नहीं देखना चाहते हैं तो मैंने अलग अलग वीडियो इसके बनाए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है? तो अगर एक एक टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप वहां चले जाइए, वहां जाके आप देख सकते हैं। लेकिन एक ही वीडियो में अगर सारे कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सही है, ठीक है? तो उस पहले वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ऑक्सीडेशन वर्ड जो है वो एंटोनी लेवोसायर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने देखा था कि कुछ सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है? तो अगर एक सब्सटेंस का, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए और बी दो सब्सटेंस है, ये दोनों रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मान लीजिए अगर ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बी का भी तो कुछ हो रहा होगा। तो ए के लिए तो बोल दिया ऑक्सीडेशन, बी के लिए एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ जिसको क्या बोला गया? रिडक्शन, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो पहला कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में कैसे समझेंगे? कौन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये सारी चीज़ें हम इस कॉन्सेप्ट में समझ जाएंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का कभी इंक्रीज होगा और कभी डिक्रीज होगा। इंक्रीज को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, डिक्रीज को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है? एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे, ओके? पहला कॉन्सेप्ट है हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है? देखिए, हम लोग 4 तरह से ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। नंबर 1, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट।
नंबर 3, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एक एक करके सबके एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों की रिएक्शन हुई, हमको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं, 2 यहां पे 2 यहां पे लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम के अंदर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उस सब्सटेंस के लिए बोला जाता है कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो दूसरे सब्सटेंस का क्या होगा, ये अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं, जब एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दो नए वर्ड और होते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट आपने सुना होगा, एजेंट किसी काम को करवाने वाला, ठीक है, करने वाला। तो मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो इस O2 की वजह से हो रहा है। अगर O2 इसको नहीं मिलता, ठीक है, इसको सपोर्ट नहीं करता, तो शायद मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो ये O2 को क्या बोला जाएगा, O2 को बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको लिख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब देखिए मैग्नीशियम की वजह से ही O2 का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, मैग्नीशियम की वजह से ही O2 का क्या हुआ है, जब हम जानते हैं एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो मैग्नीशियम नहीं होता तो O2 का क्या रिडक्शन हो पाता, नहीं हो पाता। तो मैग्नीशियम को हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैग्नीशियम की वजह से ही ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक और नाम से जानते हैं ऑक्सीडेंट। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग बोलते हैं रिडक्टेंट। ओके, ये समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब की एग्जाम्पल लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एडिशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीशियम प्लस F2 गिव्स MgF2। अब इसमें देखिए फ्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मैग्नीशियम में एडिशन हुआ है, तभी हमको MgF2 मिला। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका एडिशन हुआ है इसमें मैग्नीशियम में, तभी हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो फ्लोरीन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है किसमें, मैग्नीशियम में। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा और फ्लोरीन का रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो दो एग्जाम्पल अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देख चुके हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देख चुके हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का। अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा है मिथेन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए जब CH4 ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो यहां से हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड हो गया बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को इसकी जगह से निकाल दिया। ठीक है, और CO2 बना लिया। तो CH4 में ध्यान से देखने पे ये पता चला कि CH4 में हाइड्रोजन निकला है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो CH4 का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, और O2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको मैं शॉर्ट में RA लिखता हूं, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
या ऑक्सीडेंट बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट हम लोग, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा है K4FeCN6 प्लस H2O2 गिव्स K3FeCN6 प्लस KOH। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 पोटेशियम यहाँ पे हैं, 3 पोटेशियम यहाँ पे हैं, तो एक पोटेशियम की कमी हो गई। पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। पोटेशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का यहाँ पे रिमूवल हो रहा है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे K4FeCN6 का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, और एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ये समझ में आ गया। तो हमने अभी तक ऑक्सीडेशन को कवर किया, अब हम रिडक्शन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। इसको भी हम लोग 4 तरह से डिफाइन करते हैं। पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप कहीं पे भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होते हुए देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो। तो इन चारों तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे रिडक्शन हुआ है। अब एक एक करके चारों एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लोग एथीन बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे। जब भी एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं कि कहीं पे भी अगर हाइड्रोजन का एडिशन हम कराते हैं तो उसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। ओके, तो ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। इसमें बना क्या है? इथेन गैस बनी। ठीक है, अब इसमें देखिए हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इथीन में, तो हाइड्रोजन का एडिशन इज कॉल्ड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एथीन का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। और जब एक का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, रिडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये बात समझ में आ गई आपके। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे एक हम लोग कर चुके हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है HgCl2, SnCl2, Hg2Cl2 एंड SnCl4। ठीक है, इसमें मरकरी क्या है उसको देख लेते हैं। मरकरी एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और यहाँ पे एक है और यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है, 1 से 2 हो गए यानी कि एडिशन हुआ है। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि HgCl2 का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। और जब एक का रिडक्शन होता है तो दूसरे का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जिसका रिडक्शन होता है उसके लिए बोलते हैं कि वो कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके लिए बोलते हैं वो कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो 2 एग्जाम्पल हमने अभी तक कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है HgO। इसको हीट किया तो हमें मिला Hg, लिक्विड फॉर्म में होगा, प्लस O2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से हुआ क्या है। यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। ऑक्सीजन रिमूव हुआ तभी तो ये बना है Hg। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जहां से रिमूवल होगा उसके लिए क्या बोलेंगे कि उसका क्या हुआ है? उसका रिडक्शन हुआ है। ओके, तो HgO यहाँ पे रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होके क्या बना लिया? Hg बना लिया। ठीक है, क्लियर। तो ये एग्जाम्पल हमने कर लिया। अब हम अपना अगला एग्जाम्पल करते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, FeCl3 प्लस H2 गिव्स FeCl2 प्लस HCl। ओके, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। कितने हैं यहाँ पे? 3 हैं। यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का डिक्रीज हो रहा है।
यानी कि रिमूवल हो रहा है, और हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि FeCl3 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस, रिडक्शन। ओके, और H2 क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, इसके लिए बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो चारों एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिए, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने दोनों को लिखा है, दोनों साथ में करेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में बोलें तो जहां भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जिस सब्सटेंस से भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोडियम। सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो यहां पे लिख लेंगे, एटम आयोनाइज हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जिस सब्सटेंस से भी इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, निकलेंगे, हम बोलेंगे उसके लिए कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम। इसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और यहां पे 2+ बना लेगा। तो मैग्नीशियम के लिए बोलेंगे कि मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब रिडक्शन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन। फ्लोरीन की लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, F- बना लेगा। तो बोलेंगे F फ्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, O2- बना लेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो अभी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग देखा है। इनको हम लोग हाफ इक्वेशंस बोलते हैं। इसको हाफ इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है, और इसको हाफ इक्वेशन बोलेंगे। कंप्लीट रिएक्शन लिखने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने कंप्लीट इक्वेशन लिखी है, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स NaCl। ठीक है, हम NaCl को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Na+Cl नेगेटिव, Na+। अब इसको मैं अलग अलग करके लिखता हूं। देखिए ये 2 जो है वो सोडियम के साथ भी है और क्लोरीन के साथ भी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 Na+ है और 2 Cl नेगेटिव है। अगर किसी पे 1+ का चार्ज होता है तो उसका मतलब होता है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे 2+ का चार्ज है, इसका मतलब सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। Cl पे -1 चार्ज है, माइनस बताता है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। इससे पहले 2 लगा हुआ है, इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो 2Na से 2Na+ बना, इट मीन्स यहां पे हुआ क्या है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको। सोडियम से क्या बना है, 2Na+, इट मीन्स यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और Cl2 से क्या बना, Cl2 से बना Cl-, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। तो यहां पे हम लिखेंगे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तरफ लॉस हो रहा है और एक तरफ गेन हो रहा है। जहां पे लॉस होता है उसके लिए क्या लिखा जाता है, उसके लिए लिखा जाता है कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम कहेंगे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। Cl2 का क्या हुआ है, Cl2 का रिडक्शन हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक बात और याद रखिएगा आप, अगर किसी एक सब्सटेंस से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन का गेन भी होगा। ऐसा नहीं है सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ऐसा कभी नहीं होगा। लॉस और गेन इक्वल नंबर में होगा, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में। अब हम लोग अपना तीसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें सबसे पहले मैं बताता हूं ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखिए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इसका अपोजिट होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं 2NaCl गिव्स 2Na प्लस Cl2। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसको अभी थोड़ी देर में हम क्लियर कर देंगे। आप जब तक इतना समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज होता है जो किसी एटम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये तो आपको मालूम है कि सोडियम के ऊपर प्लस का 1 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस का 1 चार्ज होता है। सोडियम यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेट में है। ये भी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि एलिमेंट्री स्टेट में कोई भी एटम हो उसका चार्ज जीरो होता है। Cl2 भी एलिमेंट्री स्टेट में है तो इसका भी चार्ज जीरो है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, सोडियम प्लस का 1 है चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम जीरो हो गया। तो हुआ क्या, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। अब क्लोरीन में अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखिए क्लोरीन, तो क्लोरीन में क्या हुआ है, क्लोरीन माइनस का 1 था, यहाँ पे जीरो हो गया तो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सोडियम क्लोराइड में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। आपको बस इतना देखना है कि किस सब्सटेंस में इंक्रीज हुआ है और किस सब्सटेंस में डिक्रीज हुआ है। जिसमें इंक्रीज होगा उसको आप बोल दोगे ऑक्सीडेशन और जिसमें डिक्रीज हुआ होगा उसको बोल दोगे रिडक्शन, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज अ चार्ज ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन। इट डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली एक चार्ज होता है किसी एटम का जो ये बताता है कि वहां पे ऑक्सीडेशन कितना हुआ है। क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को कि एटमॉस्फेयर में आ जाता है, ऑक्सीजन को एक्वायर कर लेता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। अब किसमें कितना ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब किसमें कितना ज़्यादा ऑक्सीजन अटैच हुआ है, उसको बताने के लिए एक नंबर का को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से जानते हैं, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे ऑक्सीडेशन जब होता है, फॉर एग्जांपल हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तभी तो हम बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो Na+, ये जो प्लस का चार्ज आया है इसके ऊपर, ये इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब लॉस होंगे तो एक चार्ज आएगा पॉजिटिव का, उस पॉजिटिव वाले चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमने आपको एक चीज और बताई थी, जब एक का ऑक्सीडेशन होगा तो ये तय है कि दूसरे वाले का रिडक्शन होगा, और जब रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का लॉस जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन जो होता है वो रिडक्शन होता है। तो जब दूसरा वाला सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Cl ले लेते हैं। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके इसने क्या बना लिया, Cl- बना लिया। अब Cl- ये जो माइनस का चार्ज आया है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ ऑक्सीडेशन तक ही लिमिटेड था, लेकिन जब पता चला कि एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन में तो प्लस चार्ज आता है, ठीक है, रिडक्शन में माइनस चार्ज आता है, तो प्लस हो या माइनस हो उन दोनों को ही हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। मैंने क्या बताया, ऑक्सीडेशन नंबर में पॉजिटिव चार्ज भी होगा
पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। सिर्फ पॉजिटिव को ही हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाएगा। तो अच्छे से समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें किसी मॉलिक्यूल या आयन में किसी एटम का निकालना है तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। अब रूल्स उसके क्या क्या हैं इसको एक एक करके हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स क्या क्या हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल्स क्या क्या हैं उसमें सबसे पहले देखिए, अगर कोई एलिमेंट्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है, जैसे कोई भी सब्सटेंसेस है वो अपने एलिमेंट के अंदर जिस फॉर्म में प्रेजेंट होगा वो उसकी एलिमेंट्री स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एलिमेंट में ऑक्सीजन के एटम्स दो दो एटम का ग्रुप बनाकर रहते हैं, तो O2 क्या हो गई, एलिमेंट्री स्टेट हो गई। इसी तरह से नाइट्रोजन गैस की बात करें तो नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन एलिमेंट में जो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं वो दो दो के ग्रुप में रहते हैं, तो N2 एक एलिमेंट्री स्टेट हो गई। अगर ओजोन की बात करें, ओजोन में O3 एलिमेंट्री स्टेट होगी। फॉस्फोरस में चार चार एटम ग्रुप बना के रहते हैं, तो P4 इसकी एलिमेंट्री स्टेट हो गई। सल्फर में 8 एटम्स एक साथ रहते हैं ग्रुप बना के, तो S8 ये एलिमेंट्री स्टेट हो गई सल्फर की, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन की H2 हो जाएगी, ठीक है, फ्लोरीन की F2 हो जाएगी। कोई अगर मेटल है तो वो मोनो एटॉमिक लिखा जाता है, सोडियम है, मैग्नीशियम हो गया, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, जिंक है, हीलियम है, ये भी एटम्स के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। नियॉन है, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्री स्टेट में है। अगर कोई भी एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में होगा, कोई भी एटम एलिमेंट्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 0 कंसीडर करेंगे, 0। समझ में आ गया, ये पहला रूल है हमारा। अगला रूल क्या है, अगला रूल ये है हमारा कि अगर कोई एटम सिंगल लिखा हुआ है और उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस लिखा है, अब सोडियम के आजू बाजू में तो कोई नहीं है, ना इससे पहले है ना इसके बाद में है, सिर्फ सोडियम अकेला लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मींस सोडियम प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, प्लस का 1। इसी तरह से अगर Mg2 प्लस लिखा हुआ है तो Mg2 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा, प्लस का 2 होगा। अगर Cl माइनस लिखा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 होगा, और अगर H माइनस लिखा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन 2 माइनस लिखा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 2 होगा। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है OH माइनस, तो ये OH माइनस, ये जो माइनस आ रहा है ये कंबाइंड चार्ज है, ये पूरे आयन का चार्ज है, ना कि ऑक्सीजन और ना कि हाइड्रोजन का चार्ज है। हाइड्रोजन के ऊपर लगा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये हाइड्रोजन का चार्ज है, हाइड्रोजन का चार्ज नहीं है, ये टोटल चार्ज है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग इस माइनस को ना तो हाइड्रोजन के लिए मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, और ना ही ऑक्सीजन के लिए कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि अगर कोई एटम सिंगल लिखा हुआ है उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ओके। अब तीसरा रूल कर लेते हैं। थर्ड रूल हमारा क्या है कि हाइड्रोजन को लेकर, कि अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होगा, फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है, H2SO4, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 1 कंसीडर करेंगे, प्लस का, ठीक है, प्लस का 1 यहां पे भी होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल NaH, तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 होगा। CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, तब भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। अगला रूल हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 4 हमारा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। देखिए जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग माइनस का 2 कंसीडर करेंगे जनरली, ठीक है, माइनस का 2। तो याद कर लीजिए माइनस का 2 ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे। लेकिन अगर परऑक्साइड का केस है, इन परऑक्साइड्स, तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग माइनस का 1 लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है,
हाइड्रोजन परऑक्साइड आएगा या कोई भी परऑक्साइड आएगा, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या लेंगे, -1 लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और बता देता हूं, Na2O2, ये भी परऑक्साइड है, सोडियम परऑक्साइड, तो यहां पे भी हम लोग -1 लेंगे, यहां पे भी हम लोग -1 लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन परऑक्साइड में आएगा तभी हम -1 लेंगे, अदरवाइज -2 ही लेंगे। लेकिन रेयरली 2 केसेस और हैं जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और +2 लिया जाता है, वो भी मैं बता देता हूं। एक कंपाउंड है OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 लिया जाता है। एक और कंपाउंड है O2F2, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कहीं आपको प्लस का नहीं मिलेगा, जनरली आपको -2 ही लेना होगा, -2 ही लिया जाता है, ठीक है। परऑक्साइड के केस में -1 लेंगे, बस इतना याद रखना, ये तो बहुत रेयर केस है, ठीक है, ये मुश्किल से ही आपको देखने को मिलेगा। तो 4 रूल हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिए, ठीक है। लास्ट है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा 0 ही होता है। फॉर एग्जांपल H2O को ही ले लें, H2O में जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी 0। H2SO4 ले लें, इसमें जो टोटल चार्ज होगा वो भी 0 होगा। HNO3 ले लें, इसमें जो टोटल चार्ज होगा वो भी 0 होगा। कैसे 0 होगा वो देखते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू +1 और एक ऑक्सीजन है -2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। H2SO4 में देख लेते हैं, हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सल्फर का +6 निकल के आएगा। तो आप देख लेते हैं 2 इंटू 1, ठीक है, सल्फर का +6, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, तो 4 इंटू -2, तो ये कितना होगा, 6 और 2 8, और ये 4 2 -8, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो टोटल चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल में वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो अब हमने रूल्स पढ़ लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे कि किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने से पहले कुछ एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इन अगर ये आते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। क्यों +1 होगा, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स के लास्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, तो इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगा, ठीक है। दूसरे हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स। एल्कलीन अर्थ मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, क्योंकि इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन देके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। एल्यूमिनियम +3 होगा। ऑक्सीजन मैं आपको बता चुका हूँ -2 लेते हैं, अगर परऑक्साइड होगा तो -1 लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन का +1 होगा, ठीक है, अगर ये नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर ये मेटल के साथ होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेंगे। ये विद नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स, और ये विद मेटल्स होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हमारा पहला क्वेश्चन है CO2। CO2 में हमें कार्बन को कैलकुलेट करना है, तो देखिए किस तरह से करेंगे। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना होता है उसको X मान लेते हैं। इसके साथ में जो ऑक्सीजन है टोटल वो 2 है, तो मैंने 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल्स टू हम लोग 0 लिखेंगे। X +- 2 2 4 इज इक्वल्स टू 0। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिलेगा +4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा HNO3।
HNO3 में हमें नाइट्रोजन का निकालना है, तो इसके साथ में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्लस का 1 लेते हैं, नाइट्रोजन का निकालना है, इसको X ले लेते हैं। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है कितने, 3 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, टोटल चार्ज इसके ऊपर 0 रहेगा, तो 1 + x -6 = 0, x आ जाएगा +5। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा H2SO4। H2SO4 में हमें सल्फर का निकालना है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 सल्फर निकालना है, इसको x ले लेते हैं। ऑक्सीजन ये -8 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, x -6 = 0, x आ जाएगा +6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास H2S2O7। इसमें हमें सल्फर निकालना है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, 2 सल्फर है तो हम इसको 2x लिख सकते हैं, 7 2 ऑक्सीजन का 14 हो गया, = टोटल चार्ज 0 है, 2x - 12 = 0, x +6। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, हमें कार्बन का निकालना है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 कार्बन निकालना है, x ले लेते हैं इसको, -3 2 6 = 0, x आ जाएगा +4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट। इसमें हमें नाइट्रोजन निकालना है, सोडियम एल्कली मेटल है, +1 लेंगे, नाइट्रोजन x मान लेते हैं, -6। ठीक है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट। इसमें हमें सल्फर निकालना है, कैल्शियम एल्कलीन अर्थ मेटल है, +2 होगा इसका, सल्फर x मान लेते हैं, -8 = 0, x आ जाएगा +6। ओके, अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसमें हमें नाइट्रोजन निकालना है, मैग्नीशियम का +2 होता है, एल्कलीन अर्थ मेटल है, तो 3 2 6, 2 नाइट्रोजन है तो इसको 2x ले लेते हैं, = टोटल चार्ज 0 है, तो 2x = -6, x -3। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। इसमें हमें तो सोडियम +1, बोरॉन x मान लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 4 × -1 = 0, x ये आ जाएगा -3 = 0, x +3। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें Mn का निकालना है, मैग्नीज का, पोटेशियम है 2 × 1, MnX ले लेते हैं, -8 = 0, x +6। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सल्फर का निकालना है, पोटेशियम +1, एल्यूमिनियम +3। अब ये जो 2 है होल ट्वाइस, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, जस्ट ब्रैकेट से पहले, तो 2 ब्रैकेट में सल्फर x ले लेते हैं, ऑक्सीजन है -8 हो जाएगा, ये डॉट लगा हुआ है यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, 12 लिख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन है +2, ऑक्सीजन -2, टोटल चार्ज 0 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वाला टर्म 0 आ गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 + 3 दैट इज 4, +2 की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x - 2 8 16 = 0, 2x - 12 = 0, x आ जाएगा +6। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो PbNO3 होल ट्वाइस में हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। देखिए, अगर आपको Pb का नहीं मालूम है, अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में आप इसको डिसोसिएट कर सकते हो। जब डिसोसिएट करोगे तो आपको इस तरह से 2 आयन मिलेंगे, एक मिलेगा Pb2 पॉजिटिव और एक मिलेगा NO3 निगेटिव। ठीक है ना, डिसोसिएट करके भी हमें पता चल जाएगा। अब पता चल गया हमें कि Pb का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और NO3 के ऊपर -1 चार्ज आ रहा है। हमें नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन का निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को x मान लेंगे, ऑक्सीजन इसमें 3 है तो ये -6 हो गया, टोटल चार्ज -1 है, तो टोटल चार्ज -1 है, ये 6 -1 हो जाएगा और x मुझे मिल जाएगा 5। आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको मालूम है कि Pb का +2 होता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, +2 ये जो 2 है ये पहले आप लिख लें ब्रैकेट से पहले, तो आप इसको लिखेंगे 2
ब्रैकेट के अंदर x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, 2 प्लस का 2x माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस का 5। तो दोनों तरह से आ सकता है। अब जैसे अगला वाला क्वेश्चन आप देखिए, अमोनियम सल्फेट, इसमें हमें नाइट्रोजन का भी निकालना है, सल्फर का भी निकालना है, दोनों का नहीं मालूम है, तो इसमें आपको तो डिसोसिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जब डिसोसिएट हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा 2NH4 पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। अब हमें नाइट्रोजन का निकालना है और सल्फर का निकालना है। नाइट्रोजन का निकालने के लिए हम नाइट्रोजन को X ले लेते हैं, 2 से कोई मतलब नहीं, अगर 2 को आप कंसीडर करोगे या नहीं करोगे, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट विल बी सेम। ठीक है, तो नाइट्रोजन को हमने X ले लिया, हाइड्रोजन 4 है, प्लस का 1 होता है तो 4 हो गया, टोटल चार्ज प्लस का 1 है तो ये आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब हम सल्फर का निकालते हैं, तो सल्फर को X ले लेते हैं, ऑक्सीजन 4 है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज हमारे पास माइनस का 2 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 6 हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई ऐसा कंपाउंड आपको दे दिया गया है जिसमें 2 एटम का आपको नहीं मालूम है, एक का तो निकालना है लेकिन जो दूसरा वाला है उसका आप भूल गए हैं, ठीक है, तो आप डिसोसिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसोसिएट करने से आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल आएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते। अगर कोई आयन दे रखा है, कोई आयन है, तो उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? देखिए फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे कार्बन का निकालना है, तो कार्बन को हम X ले लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है तो ये माइनस का 6 हो गया। टोटल चार्ज जो यहाँ पे चार्ज होगा, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, उसको हम इस तरफ लिख लेंगे माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, इसमें सल्फर का निकालना है, तो हाइड्रोजन प्लस का 1, सल्फर को X ले लेते हैं, माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ये आ जाएगा X माइनस का 7 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, X इज इक्वल्स टू प्लस का 6। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन निकालना है हमको, नाइट्रोजन को X ले लेते हैं, माइनस का 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, X इज इक्वल्स टू प्लस का 5। तो आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग इस तरह से निकालते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स? देखिए, पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 बातें बोली जाएं और दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे तो सही हों, लेकिन जब दोनों बातों को एक साथ बोला जाए, एक साथ उनको एकदम एक साथ जोड़ दिया जाए, तो ऐसा लगता है कि उनमें से एक बात सही है और दूसरी बात गलत है। अब ऑक्सीडेशन नंबर के सेंस में पैराडॉक्स का क्या मतलब है, उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं ऑक्सीडेशन नंबर का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। उसके लिए हम यहां पे ले लेते हैं HCl। ठीक है, HCl। अब HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से हाइड्रोजन को 1 नंबर दे दिया, क्लोरीन को 1 नंबर दे दिया। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? क्लोरीन होता है। ठीक है, तो बाय अजम्पशन हम इसको माइनस का 1 देंगे और इसको प्लस का 1 देंगे। यहां तक समझ में आ गया? अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर प्लस का 1 आप देखेंगे तो आप क्या समझेंगे कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है, या तो शेयरिंग हुई है या कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CaCl2, अब कैल्शियम पे प्लस का 2 चार्ज है, क्लोरीन का माइनस का 1 चार्ज है। अब प्लस के 2 चार्ज से आप क्या समझेंगे कि कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को दिए हैं। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1, इट मीन्स क्लोरीन के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन है, उसको होल नंबर में ही बताया जा सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या गेन हो रहे हैं या एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ जाए, एग्जाम्पल लेते हैं C3O2, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। ठीक है, अब C3O2 इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें हमें कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का कितने कार्बन है? 3 है, तो 3x ले लेते हैं, ये माइनस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज 0 है, x इज इक्वल्स टू आ गया 4/3 दैट इज 1.33। अब
ऑक्सीडेशन नंबर 1.33 आ रहा है, तो 1.33 आने का क्या मतलब है, फ्रैक्शन में आने का क्या मतलब है, क्या फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है या लॉस या गेन हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन में आ रहा है ये क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे आप देखिए कार्बन के टोटल 3 एटम है, तो 3 एटम का जब एवरेज निकालोगे तब आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं दिस इज एन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो अगर आप कहीं पे भी फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो आप वहां पे समझ जाएंगे कि ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब यहां पे एक से ज्यादा एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको कि अगर फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो एवरेज निकाला गया है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब अगर हमें ये पता करना है कि तीनों कार्बन एटम का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें C3O2 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बना के ही हम बता सकते हैं कि तीनों कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होगा। तो चलिए इसके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, अब इस वाले बॉन्ड को आप देखिए, आप इस वाले बॉन्ड को देखिए, यहां पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो कार्बन को प्लस का 2 मिलेगा, ऑक्सीजन को माइनस का 2 मिलेगा। क्योंकि माइनस का 2 क्यों मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। इसी तरह से आप इस वाले बॉन्ड को देख लीजिए, इस वाले बॉन्ड को देखिए, सेम यही बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन को माइनस का 2 मिलेगा, कार्बन को प्लस का 2 मिलेगा। अब इन दोनों के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन बाई अजम्पशन हम वहां पे जीरो ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं जहां पे सेम एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कार्बन यहां पे भी है, कार्बन यहां पे भी है, दोनों सेम एटम है, इसलिए जो नंबर होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो जीरो इसको मिलेगा, जीरो इसको मिलेगा, ये तो 2 ही रहेगा। यहां पे भी जीरो इसको मिलेगा, जीरो इसको मिलेगा, यहां पे तो 2 पहले से था। ठीक है, तो अगर हम इसको नंबर दे दें 1 2 3, तो कार्बन 1 पहला वाला कार्बन उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 आया, दूसरा वाला कार्बन उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया, तीसरा कार्बन एटम इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि पैराडॉक्स का मतलब क्या हुआ। देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में यहाँ पे कोई गलती की, कोई मिस्टेक की? मिस्टेक नहीं की, हमने वही तरीका लगाया। ठीक है, उसी तरीके से हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं हुई। लेकिन क्या फ्रैक्शन में आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पे दो बातें हैं, हमने कोई गलती भी नहीं की है, सही आ रहा है, लेकिन 1.33 हो भी नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग है या लॉस है या गेन है वो कभी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, तो ये भी बात सही नहीं है। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे सही है कि हमने सही निकाला भी है और इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग है वो होल नंबर में होती है। लेकिन जब दोनों को एक साथ आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार इसमें से एक बात गलत है। 1.33 हमने देखा तो हमें लगा यार ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन जब हमने मेथड चेक किया तो मेथड भी बिल्कुल सही है। तो इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आपको अगर एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का पता करना है तो उसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग मेथड लगाना पड़ेगा, मतलब स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाकर ही आप किसी मॉलिक्यूल में या आयन में डिफरेंट एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल इसके लिए लेते हैं। देखिए H2SO5, इसका नाम है कैरोस एसिड, कैरोस एसिड। ठीक है, अब सल्फर का हमें निकालना है, सल्फर का निकाल लेते हैं। 2 × 1 + x माइनस का 10 = 0, x = प्लस का 8। क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कभी 8 हो सकता है? तो जवाब है नहीं। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कभी +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज़ कर ले तो सिर्फ 6 ही बॉन्ड बना सकता है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कभी +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे +8 आ रहा है, क्यों आ रहा है? अगर हमें सही सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक पैराडॉक्स है।
के ऑक्सीडेशन नंबर तो हमने सही निकाला, लेकिन पता क्या चला कि सल्फर का +6 से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो फिर कैसे आ रहा है? तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर हमें एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए, सल्फर ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ठीक है। यहां पे एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इस साइड में होगा, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसमें देखिए टोटल 5 ऑक्सीजन है। 5 में से 2 ऑक्सीजन ये वाले ऐसे हैं जो परऑक्साइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। परऑक्साइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। परऑक्साइड बॉन्ड, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, उसी को बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। और हमने आपको बताया परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो टोटल 5 ऑक्सीजन है। 5 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो अब कैलकुलेट करिए, अब आपको सल्फर का +6 मिल जाएगा। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 2। 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। सल्फर का निकालना है, x ले लीजिए इसको, इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज 0 है। तो इसमें देख लीजिए +2, 3 2 ज़ा -6, -2 प्लस का x इज इक्वल्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू आ गया +6, ठीक है। तो पैराडॉक्स अच्छे से आपको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल इसके लिए हम लोग और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है CrO5। तो CrO5 में हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो Cr+, 5 ऑक्सीजन है, -2 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज 0 है। तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिलेगा +10। लेकिन एक बात जान लीजिए, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 6 होते हैं। तो ये टोटल 6 ही बॉन्ड बना सकता है। तो कभी भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लेकिन यहाँ पे तो +10 आ रहा है। तो +10 क्यों आ रहा है? उसके लिए देखिए हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, अगर हमें इस क्रोमियम का एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। Cr, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक। अब क्रोमियम देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 4 ऑक्सीजन इसमें ऐसे हैं जो परऑक्साइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एक ये वाला ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन है, और एक ये है, और एक ये है, ठीक है। तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। -1 यहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे। एक ऑक्सीजन सिर्फ ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। तो क्रोमियम का आप कैलकुलेट करो, तो 4 ऑक्सीजन तो ऐसे हैं जिनका -1 है, एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसका -2 है, टोटल चार्ज 0 है। ये -4 -2 इज इक्वल्स टू 0। क्रोमियम हमें मिल जाएगा +6, ठीक है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। Br3O8 ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। अब इसके लिए हमें इसमें हमें Br का निकालना है। तो Br का निकालने के लिए देखिए 3 Br हैं, तो 3x ले लेते हैं इसको, -8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 16/3। फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन में आया है ऑक्सीडेशन नंबर, ये 1 से ज़्यादा एटम्स का है, तो यहाँ पे 3 ब्रोमीन एटम्स है, इसलिए ऐसा आया है, ठीक है। अगर हमें एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तीनों ब्रोमीन का, तो हमें उसके लिए Br3O8 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 3 Br को सिंगल बॉन्ड से सबसे पहले हम लोग जोड़ देते हैं। उसके बाद एक ऑक्सीजन यहाँ पे, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 ऑक्सीजन हमने इस तरह से जोड़ दिए। अब देखिए सबसे पहले इस बॉन्ड को देखिए ध्यान से। इस वाले बॉन्ड में Br और ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ऑक्सीजन को -2 मिलेगा, ब्रोमीन को +2 मिलेगा। दूसरे वाले बॉन्ड को देखिए, इस वाले को, यहाँ से भी +2 मिलेगा।
इस वाले बॉन्ड को देखिए, यहां से भी प्लस का 2 मिलेगा, तो टोटल Br के पास, अच्छा ये इन दोनों के बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, लेकिन दोनों तो सेम है, सेम बाई अजम्पशन हम इसको 0 ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं, तो इस वाले Br का प्लस का 6 हो जाएगा। अब ये वाला Br देखिए, ये वाला Br, इन दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ऑक्सीजन को माइनस का 2, इस Br को प्लस का 2, यहाँ पे भी दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो प्लस का 2 यहाँ से मिलेगा। जो ब्रोमीन ये वाला है वही सेम ये वाला भी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी इसको क्या मिलेगा, इस वाले बॉन्ड से प्लस का 2 मिलेगा, इस वाले बॉन्ड से प्लस का 2 मिलेगा, और इस वाले बॉन्ड से प्लस का 2 मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको नंबर दे दें, Br को नंबर दे दें 1, 2 एंड 3, तो Br1 का कितना हो गया, काउंट कर लीजिए, 2 + 2 + 2 दैट इज 6, Br2 कितना हो गया, +2 + 2 +4, Br3 कितना हो गया, +2 + 2 + 2 प्लस का 6, तो तीनों ब्रोमीन एटम का एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया। अब इन तीनों का अगर आप एवरेज निकालोगे, एवरेज निकाल के हम आपको दिखा देते हैं, प्लस का 6 प्लस का 4 प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 16/3। तो फ्रैक्शन में अगर कभी भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिखाई देता है, इसका मतलब वो एवरेज होगा 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का, ठीक है। और पैराडॉक्स फ्रैक्शन में भी हो सकता है और नॉन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे ये 10 आया था, तो यहाँ पे क्या पैराडॉक्स नहीं है, पैराडॉक्स है, क्योंकि 10 सही ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का नहीं होता है, ठीक है, प्लस का 6 से ज़्यादा नहीं होता है, तो पैराडॉक्स तो दोनों में हो सकता है, चाहे फ्रैक्शन में हो या ना हो। लेकिन अगर फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो ये ज़रूरी है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। तो पैराडॉक्स हमने समझ लिया। अब एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट है स्टॉक नोटेशन, उसको भी देख लेते हैं। देखिए स्टॉक नोटेशन क्या है, देखिए क्यूप्रस क्लोराइड मैंने लिखा, क्यूप्रस क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग, CuCl या Cu2Cl2, ठीक है। क्यूप्रिक क्लोराइड कैसे बनाते हैं, CuCl2। अब इन कंपाउंड्स को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, Cu2 फर्स्ट Cl2 एंड Cu सेकेंड Cl2। मतलब हमने क्या किया, जो मेटल था उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमरल में उसके आगे लिख दिया। हमने यहां पे भी वही किया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 है तो हमने रोमन में इसको फर्स्ट लिख दिया। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 है तो हमने उसको आगे, उसके आगे रोमन न्यूमरल में सेकंड लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो नोटेशन, ये जो हमने किया है, इसी को ही बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। तो स्टॉक नोटेशन कंपाउंड्स को लिखने का एक और तरीका हो गया, ठीक है। ये भी स्टॉक नोटेशन में मैंने इसको लिखा है, ठीक है। तो स्टॉक नोटेशन में हम क्या करते हैं, सिंपली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर उसके आगे रोमन न्यूमरल में लिख देते हैं। दिस इज स्टॉक नोटेशन, ओके। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमको टोटल 4 तरह की रिएक्शंस पढ़नी है। पहली रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड द फोर्थ इज disproportionation reaction. This reaction is very important. ओके, अब एक एक रिएक्शन को 1 by 1 हम लोग कर लेते हैं। रिएक्शन नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लास 10th में आपने पढ़ी थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। द रिएक्शंस, इसको ध्यान से देखिए, द रिएक्शंस इन विच 2 substances combine, 2 substances combine to give a product are called combination reactions. ऐसी कोई भी रिएक्शंस जिसमें 2 substances आपस में जुड़ते हैं, रिएक्शन करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। कार्बन ऑक्सीजन को मिलाया, हमें मिला CO2, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स भी होती है, ठीक है। क्यों होती है उसको समझ लेते हैं। देख लीजिए इसी रिएक्शन को, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने के साथ साथ ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। कैसे है रिडॉक्स, उसको देखते हैं। सबसे आसान मेथड होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।
इसको, इस मेथड को लगा के हम पता आसानी से कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में है, ऑक्सीजन का 0 होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस का 2 होगा, कार्बन का प्लस का 4 होगा। देख लीजिए कार्बन 0 से 4 जा रहा है, तो 0 से 4 जाने की वजह से कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन 0 से -2 गया तो इसका रिडक्शन हुआ। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, फॉर सच अ रिएक्शन टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन। इस पॉइंट में एक कंडीशन को लिखा गया है, फॉर सच अ रिएक्शन टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन आइदर वन ऑफ देम और बोथ द रिएक्टेंट शुड बी इन द एलिमेंटल फॉर्म। या तो एक रिएक्टेंट या एक से ज्यादा रिएक्टेंट एलिमेंट्री स्टेट में होना चाहिए। हमने जो आपको एग्जांपल दिया है उसमें दोनों ही रिएक्टेंट एलिमेंट्री स्टेट में है। तो किसी भी कॉम्बिनेशन को रिडॉक्स होने के लिए किस कंडीशन से गुजरना पड़ेगा कि दोनों रिएक्टेंट में से कम एक तो एलिमेंट्री स्टेट में होना ही चाहिए। अगर एक भी नहीं होगा तो फिर वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो होगी लेकिन वो फिर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स होगी तो उसमें हम कम से कम एक रिएक्टेंट या दोनों का एलिमेंट्री स्टेट में होना जरूरी है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ऑल कंबशन रिएक्शंस इन विच एलिमेंटल ऑक्सीजन इज यूज्ड आर आल्सो रिडॉक्स रिएक्शन। तो कोई भी कंबशन रिएक्शन है, जैसे हमने यहां पे एग्जांपल दिया, ये भी एक तरह की ये भी एक कंबशन रिएक्शन है। अब कंबशन रिएक्शन होगी तो उसमें ऑक्सीजन का यूज होगा। ऑक्सीजन किस में होगा? एलिमेंट्री स्टेट में होगा, यानी कि ये इस कंडीशन को पास कर रहा है। तो जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होंगी वो भी रिडॉक्स रिएक्शन होंगी, ठीक है। समझ में आ गया? इसको एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH4। मीथेन गैस को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 मिला हमें और वाटर मिला। तो इसमें भी एलिमेंट्री ऑक्सीजन यूज हो रहा है। एलिमेंट्री ऑक्सीजन यूज होने की वजह से ये कंबशन रिएक्शन भी कैसी होगी? रिडॉक्स रिएक्शन होगी। इसको चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर को लिख रहे हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, कार्बन आप कैलकुलेट करोगे तो -4 आएगा। ऑक्सीजन एलिमेंट्री स्टेट में 0 होगा, कार्बन +4 है, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। तो CH4 का देख लीजिए, CH4 में कार्बन -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और CO2 में कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि CH4 का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन CH4 का हुआ है। अब ऑक्सीजन देखिए 0 था यहां पे और H2O में -2 हो गया, डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। तो ये कंबशन रिएक्शन भी कैसी है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ में आ गया? ठीक है। अब अगली रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं बिना देर किए हुए। अगली रिएक्शन है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप क्लास 10th में ये भी रिएक्शन पढ़ के आए हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक सब्सटेंस टूटता है, स्प्लिट होता है, डिकम्पोज होता है और 2 या 2 से ज्यादा हमको प्रोडक्ट देता है। पहला पॉइंट देखिए, द रिएक्शंस इन विच वन सब्सटेंस डिकम्पोज होता है टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, इनको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl को हमने हीट किया। जब हीट करेंगे तो हमको मिलेगा सोडियम प्लस क्लोरीन। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स है कि नहीं, पहले हम सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। फॉर सच अ रिएक्शन टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन आइदर वन और ऑल द प्रोडक्ट शुड बी इन द एलिमेंटल फॉर्म। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए रिडॉक्स होने की कंडीशन ये है कि या तो एक या तो एक प्रोडक्ट या सारे प्रोडक्ट एलिमेंट्री स्टेट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे सोडियम है, तो सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। क्यों 0 है?
एलिमेंट्री स्टेट में है। क्लोरीन कितना क्या होगा, 0 होगा, एलिमेंट्री स्टेट में है। तो दोनों ही प्रोडक्ट एलिमेंट्री स्टेट में है। अगर एक भी प्रोडक्ट एलिमेंट्री स्टेट में होता तब भी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती। ठीक है, अब यहां पे चेक भी कर लें क्या ये है कि नहीं। वैसे तो है, कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन -1। अब सोडियम देख लीजिए, +1 से 0 हुआ, कम हो गया, यानी कि रिड्यूस हुआ है। क्लोरीन -1 से 0 हो गया, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। ये जरूरी नहीं है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर है तो वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब चेक कर लेते हैं क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। देखें, जो हमने सेकंड पॉइंट में आपको बताया था कि अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो कम से कम एक प्रोडक्ट का एलिमेंट्री स्टेट में होना जरूरी है। यहां पे 2 प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, एक है कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम और एक है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दोनों ही एलिमेंट्री स्टेट में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये डिकम्पोजिशन रिडॉक्स नहीं होगी। अब चेक कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीजन -2, कार्बन कैलकुलेट करोगे तो +4 आएगा। कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, कार्बन +4, ऑक्सीजन -2। देख लीजिए दोनों तरफ, देखिए कैल्शियम +2, यहां पे कैल्शियम +2, कार्बन +4, कार्बन +4, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2। तो किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ना तो इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से हम बोलेंगे दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स नहीं है। डिकम्पोजिशन तो है बट रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो क्या समझ में आया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने 2 रिएक्शन को कंप्लीट किया है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए मैंने क्या लिखा है, द रिएक्शंस इन विच वन एटम और ग्रुप, एटम भी हो सकता है ग्रुप भी हो सकता है, इज डिस्प्लेस्ड, अपनी जगह से निकल जाता है। कौन निकालता है? दूसरा कोई एटम या ग्रुप निकालता है। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक जर्नल एग्जांपल हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक कंपाउंड ले लिया AB की रिएक्शन हमने X से कराई, X ने क्या किया, B को निकाल दिया, अपने आप आ गया। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई एटम या ग्रुप किसी दूसरे एटम या ग्रुप को कंपाउंड से निकाल देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स की होती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस 2 टाइप की होती हैं। नंबर वन होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सेकेंड होती है हमारी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये किस बेस पे हमने कैटेगराइज किया है, किस बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने किस बेस पे डिवाइड किया है, इसको समझते हैं। तो नंबर 1 है हमारी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल डिस्प्लेस हुआ है तब हम उसको बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट में जब हमने जिंक रॉड डाली तब क्या हुआ, हमको मिला ZnSO4 और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। अब ये कौन डिस्प्लेस हुआ है? कॉपर डिस्प्लेस हुआ है। कॉपर है क्या? कॉपर है मेटल।
तो इसको क्या बोलेंगे, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शंस जिसमें कोई मेटल डिस्प्लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। अगला एग्जांपल है हमारा Cr2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Cr। ठीक है, अब इसमें देखिए एल्यूमिनियम ने जब Cr2O3 से रिएक्शन किया तो कौन बाहर आया, कौन बाहर आया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है, मेटल होता है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है तो अच्छे से समझ में आ गया। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी तो हम देख लें, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। Zn का एलिमेंट्री स्टेट में 0 होगा, ऑक्सीजन माइनस का 2 होगा। ठीक है, कॉपर प्लस का 2, सल्फर का निकाल लीजिए, प्लस का 6 आएगा। यहां पे Zn का प्लस का 2, ऑक्सीजन माइनस का 2, सल्फर का निकाल लीजिए, कितना आएगा, प्लस का 6। ठीक है, प्लस का 6 आएगा सल्फर। कॉपर का देख लीजिए क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब यहां पे कोई दो एटम को देखिए जो चेंज हो रहे हैं। एक तो है कॉपर, ठीक है, कॉपर यहाँ पे प्लस का 2 है और यहाँ पे 0 हो गया, तो कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है बताइए, कॉपर रिड्यूस हो रहा है क्योंकि प्लस 2 से 0 हुआ है। Zn देख लीजिए, Zn 0 है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस का 2 हो गया, तो Zn का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो Zn का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, तो इसलिए एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, क्रोमियम का यहाँ पे है प्लस का 3, ऑक्सीजन माइनस का 2, एल्यूमिनियम 0 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे प्लस का 3 है, ऑक्सीजन माइनस का 2 है, क्रोमियम यहाँ पे 0 है। तो Cr2O3 में क्रोमियम देखिए प्लस का 3 है, यहाँ पे क्रोमियम 0 है, तो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो Cr2O3 का रिडक्शन हुआ है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस का 3 है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अगली रिएक्शन हम लोग अगली इसकी जो टाइप था नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको भी समझते हैं। अगला टाइप यहां पे लिखा है मैंने, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको एग्जांपल से समझते हैं। सोडियम मेटल को वाटर में डाल दिया। ठीक है, सोडियम मेटल को जैसे ही वाटर में डालेंगे रिएक्शन होगी और हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहां पे किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये देखिए आप, कौन निकला है, यहां पे हाइड्रोजन निकला। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया। अब हम दूसरी चीज इसमें यह देख लेते हैं, क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है कि नहीं। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ये बात समझ में आ गई आपकी, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 होगा, ऑक्सीजन का माइनस का 2 होगा, सोडियम का प्लस का 1 होगा, ऑक्सीजन माइनस का 2, हाइड्रोजन प्लस का 1, H2 एलिमेंट्री स्टेट में तो 0 होगा। अब देख लीजिए, सोडियम यहाँ पे 0 है और यहाँ पे प्लस का 1, तो सोडियम का क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, क्यों, इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे 0 हो गया, तो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, समझ में आ गया। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है। अगली रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम Zn को, मेटल को एसिड में डाल दें HCl में, तो क्या होता है, एक सॉल्ट मिलता है ZnCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगेन हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में याद रखिए हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है, चेक कर लेते हैं। Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन प्लस का 1, क्लोरीन माइनस का 1,
Zn प्लस का 2, क्लोरीन माइनस का 1, हाइड्रोजन 0। तो Zn यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस का 2, इट मीन्स Zn का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, क्लोरीन देख लीजिए, यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1, कोई चेंज नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन प्लस का 1 है, यहाँ पे 0 हो गया, तो हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो बोलेंगे HCl का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग करते हैं अपनी अगली रिएक्शन, और अगली रिएक्शन का नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहां पे देख लीजिए, द रिएक्शंस इन विच वन एटम, इस पे ध्यान देना है आपको, द रिएक्शंस इन विच वन एटम इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, ये दोनों काम एक साथ होंगे, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, 2H2O2, इसको डिकम्पोज किया, हमें मिलेगा H2O, साथ में मिलेगा वाटर। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है और डिसप्रोपोर्शनेशन कैसे है, जिसमें बताया गया था कि एक एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1। क्यों माइनस का 1? क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में है। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन एलिमेंट्री स्टेट में नहीं, परऑक्साइड में है। ठीक है ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 होता है इन परऑक्साइड। हाइड्रोजन का यहाँ पे प्लस का 1 है, ऑक्सीजन का माइनस का 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 0 होगा क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में है। तो देखिए, ऑक्सीजन माइनस का 1 है रिएक्टेंट साइड में, और इस कंपाउंड में ये माइनस का 2 हो गया, तो डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड, सॉरी ये क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, एंड ऑक्सीजन का माइनस का 1 है और यहां पे हो गया 0, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? तो इसमें ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है, एक ही एटम एक साथ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हुआ है, रिड्यूस भी हुआ है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन के लिए कंडीशन ये है कि एक ही एटम की कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए एक ही रिएक्शन में, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जिसमें से जो रिएक्टेंट साइड में है ऑक्सीडेशन स्टेट वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और जो 2 हैं वो एक इससे कम होने चाहिए और एक इससे ज्यादा होने चाहिए। जैसे यहां पे माइनस का 1 है तो एक इससे कम है और एक इससे ज्यादा है, तभी तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। तो चारों रिएक्शन हमने कवर कर ली। पहली रिएक्शन हमने पढ़ी कॉम्बिनेशन, सेकंड पढ़ी हमने डिकम्पोजिशन, थर्ड पढ़ी डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्थ हम लोगों ने पढ़ी है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के 2 मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1 है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एंड नंबर 2 मेथड है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम लोग हाफ इक्वेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल हमारे पास 2 मेथड हो गए, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हम दोनों ही मेथड में 2-2 क्वेश्चन करेंगे, एक एसिडिक मीडियम में होगा और दूसरा बेसिक मीडियम में होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द बैलेंस आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड सॉल्यूशन में क्रोमियम थर्ड आयन मिलेगा हमको और सल्फेट आयन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है स्केलेटल फॉर्म को लिखना। स्केलेटल फॉर्म का मतलब क्या है कि रिएक्शन के अंदर
जो भी रिएक्टेंट हैं प्रोडक्ट हैं उनका कॉम्पोजिशन लिखना, उनके फॉर्मूले लिखना। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग ये काम कर लेते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, और हमें आयोनिक इक्वेशन लिखनी है, तो पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आयोनिक फॉर्म को लिखेंगे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम लोग लिखेंगे सिर्फ डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट को कैसे लिखते हैं, Cr2O7 2 माइनस विद सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड का फॉर्मूला होगा SO3 2 माइनस। ये दोनों रिएक्शन करेंगे और हमें क्या मिलेगा, क्रोमियम थर्ड आयन। क्रोमियम थर्ड आयन Cr3 पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन। सल्फेट आयन को हम लोग लिखते हैं SO4 2 निगेटिव। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। तो पहला स्टेप क्या होता है, स्केलेटल फॉर्म को लिखना, यानी कि जितने भी फॉर्मूले हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के उनको लिख लेना। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, देखिए दूसरे स्टेप में रिएक्शन के अंदर जितने भी आइटम्स है सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बार इक्वेशन को हम लोग और लिखते हैं, Cr2O7 2 निगेटिव प्लस SO3 2 निगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव एंड SO4 2 निगेटिव। इसमें सबसे पहला हमारा काम होगा ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करना। क्रोमियम का आप कैलकुलेट करोगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये निकल के आएगा +6। ऑक्सीजन का -2 होता है, ये -2 ये टोटल चार्ज है Cr2O7 के ऊपर। ठीक है, सल्फर का आप निकालोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा +4, ऑक्सीजन का -2 पुट करेंगे। क्रोमियम +3 लिखा हुआ है, सल्फर यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो +6 आएगा, ऑक्सीजन -2 होता है। तो ये हमारे अभी तक 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अगले स्टेप में हमें टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर में, और उसको बैलेंस भी करना है। तो देख लेते हैं स्टेप नंबर 3। अब इंक्रीज किस में कितना हो रहा है उसके लिए हम एक बार रिएक्शन को और लिख लेते हैं। यह रिएक्शन को और ना लिख के पहले हम इसी जो हमने स्टेप 2 लिखा है इसी में हम देख लेते हैं इंक्रीज और डिक्रीज कितना हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम का +6 है, ठीक है, और यहाँ पे क्रोमियम का +3 है, तो इसमें 3 का डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है हमें ये मालूम चल गया। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आएगा उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एटॉमिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसमें। ठीक है, तो क्रोमियम के 2 एटम हैं, डिक्रीज आया 3 का, तो टोटल डिक्रीज यहां पे आ गया है 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सल्फर देख लेते हैं। सल्फर +4 है, यहाँ पे +6 है, तो सल्फर में 2 का इंक्रीज हुआ है और दोनों तरफ सल्फर के एक एक एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो 2 आएगा, तो 2 का इंक्रीज हुआ है और 6 का डिक्रीज हुआ है। अब हम करेंगे क्या, इनको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे क्रोमियम Cr2O7 से और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे सल्फर से। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। क्रोमियम की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई यहां पे कर रहे हैं तो हमें यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सल्फर की मल्टीप्लाई, अगर सल्फर को मल्टीप्लाई हम 6 से कर रहे हैं तो यहां पे भी सल्फर को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। Cr2O7 2 निगेटिव, मल्टीप्लाई किसे करना है 2 से, और 6 की मल्टीप्लाई करना है SO3 2 माइनस के साथ। इसी तरह से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे Cr के साथ, Cr3 पॉजिटिव, और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे सल्फेट SO4 2 निगेटिव के साथ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप हमारा है कि हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स रिएक्शन में आए हुए हैं उनको बैलेंस करेंगे। अब देख लीजिए, यहां पे क्रोमियम के टोटल 4 एटम्स है। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 2 4, 4 क्रोमियम के एटम है। यहां पे क्रोमियम के सिर्फ 2 ही एटम है, तो हम क्रोमियम को यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर देख लेते हैं, यहां पे 6 सल्फर है, यहां पे भी 6 सल्फर है, तो यहां पे हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, प्रोडक्ट साइड में क्रोमियम से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये दोनों एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसको। 2 Cr2O निगेटिव, Cr2O7 2 निगेटिव प्लस 6 SO3 2 निगेटिव प्लस, अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 SO4 2 निगेटिव। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन किधर कितने हैं।
ठीक है, ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। यहां पे देख लीजिए ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन है 7 2 ज़ा 14, ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए 6 3 ज़ा 18। इधर ऑक्सीजन देख लीजिए 6 4 ज़ा 24। तो दोनों तरफ आपको ऐड करना पड़ेगा। 24 तो है हमारे आरएचएस में राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 32। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो टोटल निकल के आएगा 32। अब 32, अब किस तरह से ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो सुन लीजिए कि जिधर ऑक्सीजन जितना कम होगा उधर हम उतना ही वाटर ऐड कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिधर जितना ऑक्सीजन कम होगा उधर हम उतना ही वाटर ऐड कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में 8 ऑक्सीजन की कमी है तो हम 8 H2O के मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा उसको लिख लेते हैं 2Cr2 O7 2 नेगेटिव प्लस 6SO3 2 नेगेटिव गिव्स 4Cr3 पॉजिटिव प्लस 6SO4 2 नेगेटिव प्लस 8H2O, ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेप है हाइड्रोजन को बैलेंस करना। हाइड्रोजन को जब हम बैलेंस करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में है। तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H पॉजिटिव का एडिशन करते हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा किधर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो LHS में तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। RHS की बात करें तो RHS में यहाँ पे 16 हाइड्रोजन है, तो 16 की कमी है LHS में, तो हम 16 H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा उसको लिखते हैं 2Cr2 O7 2 नेगेटिव प्लस 6SO3 2 नेगेटिव प्लस 16 H पॉजिटिव 4Cr3 पॉजिटिव 6SO4 2 नेगेटिव प्लस 8H2O। अगर आप दोनों तरफ देखें रिएक्शन तो अब बैलेंस हो चुकी है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो दोनों तरफ देखिए 2 से डिवाइड हो सकती है इक्वेशन। अब 2 से डिवाइड होने के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा उसको लिखते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया तो Cr2 O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव 8H पॉजिटिव 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H2O, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए चार्ज बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 6 है, यहाँ पे प्लस का 8 है। तो प्लस का 8 माइनस का 8 माइनस का 2 माइनस का 6, ये माइनस का 8 हो जाएगा तो प्लस का 8, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 6 चार्ज है, यहाँ पे माइनस का 6 चार्ज है, तो प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। ओके, एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बेसिक मीडियम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर मैग्नेट आयन रिएक्ट्स विद ब्रोमाइड आयन इन बेसिक मीडियम, ये ध्यान रखना है आपको, बेसिक मीडियम है ये, टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन। कौन कौन रिएक्शन करता है? परमैग्नेट आयन किसके साथ रिएक्शन करता है? ब्रोमाइड आयन के साथ। हमें बैलेंस आयोनिक इक्वेशन लिखनी है, आयोनिक इक्वेशन लिखनी है, इसका ध्यान आपको रखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा? स्टेप नंबर 1 है कि स्केलेटल फॉर्म लिखना। स्केलेटल फॉर्म का मतलब होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जितने भी फॉर्मूले हैं उनको लिखना, उनका कॉम्पोजिशन लिखना। तो परमैग्नेट आयन यानी कि MnO4 माइनस, ये रिएक्शन करता है Br माइनस के साथ, क्या बनाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड दैट इज MnO2 और ब्रोमेट आयन दैट इज BrO3 माइनस, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप में हमें ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करना होता है। इसके लिए मैं दोबारा इक्वेशन को लिख लेता हूँ। Br निगेटिव MnO2 प्लस BrO3 निगेटिव, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर किसका क्या होगा उसको लिख लेते हैं। Mn का ऑक्सीडेशन प्लस का 7
ऑक्सीजन माइनस का 2, Br माइनस का 1 लिखा है, Mn प्लस का 4, ऑक्सीजन माइनस का 2, Br यहाँ पे प्लस का 5 आएगा, ऑक्सीजन माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो थर्ड स्टेप होता है उसमें हम लोग टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं और उसके बाद उसको बैलेंस भी करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे Mn का प्लस का 7 है, यहाँ पे प्लस का 4 है, 3 का डिक्रीज हो रहा है, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम भी सेम है, तो 3 का डिक्रीज हो रहा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 डिक्रीज, ओके। Br में देख लीजिए माइनस का 1 है यहाँ पे प्लस का 5, दैट इज प्लस 6 इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 इंक्रीज, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 की मल्टीप्लाई हम करेंगे MnO4 से और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे Br माइनस से। इसको चाहें तो हम यहाँ पे ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें 2 नंबर मिले 3 और 6, इसको हम रिड्यूस करके 1:2 भी लिख सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1:2। इसका मतलब अगर हम 3 को 1 लिख दें तब भी कोई बात नहीं है, और अगर 6 को हम लोग 2 लिख दें तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये इंक्रीज और ये डिक्रीज है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई करना है मैग्नीज से, दोनों तरफ करेंगे, जहाँ जहाँ Mn होगा। MnO4 निगेटिव 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और 1 की मल्टीप्लाई Br माइनस से करेंगे तो यही रहेगा। Mn की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2MnO2, और Br की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो ये BrO3 माइनस ही रहेगा। स्टेप 4 हमारा क्या होता है, स्टेप 4 अभी मैंने आपको बताया था। स्टेप 4 में हम लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एटम्स हैं उन सबको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2Mn है और यहाँ पे भी 2Mn है, बैलेंस है। ब्रोमीन देख लीजिए, यहाँ पे एक ब्रोमीन है, यहाँ पे भी एक ब्रोमीन है, ये भी बैलेंस है। तो स्टेप 4 की यहाँ पे नीड नहीं है। स्टेप नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि स्टेप 4 हमारा कहता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन अब हमें देखना पड़ेगा किधर कितने ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 4 ज़ा 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। अगर हम इधर का टोटल करें तो ये आ जाएगा प्लस का 7, यहाँ पे 8 है, यानी कि RHS में एक ऑक्सीजन की कमी है। हम जानते हैं जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उतना H2 उस साइड में ऐड कर दिया जाता है, तो अब हम RHS में उतना ही H2O ऐड कर देंगे। 2MnO4 निगेटिव प्लस Br माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 1H2, ठीक है। हमने H2O ऐड कर दिया। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है हाइड्रोजन को बैलेंस करने का। हाइड्रोजन को बेसिक मीडियम में, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है, इसका आपको ध्यान रखना है। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने का क्या तरीका होता है इसको मैं बता दूं आपको। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया जाए उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल LHS में 2 हाइड्रोजन है और RHS में 5 हाइड्रोजन है। तो जिधर जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, बहुत ध्यान से सुनिए यहाँ पे, कि जिधर जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे हम उधर उतने ही OH माइनस ऐड कर देंगे और उसकी अपोजिट साइड में उतने ही वाटर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है LHS में और RHS में 5 हाइड्रोजन है, तो RHS में 3 हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, RHS में 3 OH माइनस ऐड कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड में उसकी अपोजिट साइड में उतना ही वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। इससे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, एक तरफ यानी कि LHS में 9 हाइड्रोजन है और RHS में 16 हाइड्रोजन है। तो RHS में आप देखिए कितनी की कमी है, 7 हाइड्रोजन, कमी नहीं है, 7 हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो जिधर जितना हाइड्रोजन ज़्यादा होता है हम उधर उतना ही OH माइनस ऐड कर देते हैं और उसकी अपोजिट साइड में उतना ही वाटर ऐड कर देते हैं। नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल इधर हैं 15 हाइड्रोजन और इस तरफ हैं हमारे पास 7 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देख लीजिए किधर कितने ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो LHS में 8 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, 8 हाइड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से 8 OH माइनस ऐड कर देंगे और उसके राइट हैंड साइड की तरफ 8 H2O ऐड कर देंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ हमें पहले देखना है किधर कितने हाइड्रोजन हैं। तो इस साइड में देखिए LHS में टोटल हाइड्रोजन 0 है और इस साइड में देख लीजिए यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 2 है,
ठीक है। तो जिधर जितना हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उधर हम उतना ही OH माइनस ऐड कर देंगे और उसकी अपोजिट साइड में उतना ही वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है। तो राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे 2OH माइनस ऐड कर देंगे और उसकी अपोजिट साइड में 2H2O ऐड कर देंगे। ओके, समझ में आ गया। अब अगर सिंप्लीफाई आपको करना है, अगर कुछ एडिशन हो रहा है तो ऐड कर देंगे, माइनस हो रहा है तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करके हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। तो 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, इस साइड में 2H2O है और राइट हैंड साइड में 1H2O है तो माइनस होके ये बचेगा 1H2O। ठीक है, गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। अब दोनों तरफ आप देख लीजिए RHS और LHS दोनों बैलेंस हो चुकी हैं। 2Mn इस साइड में है, 2Mn इस साइड में है, एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे है। ऑक्सीजन अगर हम चेक करें 4 2 8 1 9, 2 2 4 3 7 और 2 9। हाइड्रोजन देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। अगर चार्ज की बात करें तो यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 1, टोटल चार्ज माइनस का 3 हो गया। यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 2, टोटल चार्ज माइनस का 3 हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग अगला मेथड करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ओके। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम लोग कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। हमें एक इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, इसमें किसकी किसकी रिएक्शन करानी है हमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम सल्फाइड, इन दोनों की रिएक्शन करानी है। एसिड सॉल्यूशन में क्या मिलेगा हमें, क्रोमियम थर्ड आयन मिलेगा एंड सल्फेट आयन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्केलेटल फॉर्म को लिखेंगे, ये हमारा स्टेप नंबर 1 रहेगा। ठीक है, स्केलेटल फॉर्म मतलब फॉर्मूले लिखना रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। तो इसमें हमें रिएक्शन किसकी करानी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की। आयनिक इक्वेशन है तो हमें सिर्फ आयंस लिखने हैं। डाइक्रोमेट यानी कि Cr2O7 2 निगेटिव, सोडियम सल्फाइड SO3 2 निगेटिव, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्रोमियम थर्ड आयन दैट इज Cr3 पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन SO4 2 निगेटिव। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करते हैं, दैट इज हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स मेंशन करना होता है। इसके लिए दोबारा इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, Cr2O7 2 निगेटिव प्लस SO3 2 निगेटिव, Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। तो ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करेंगे। क्रोमियम का यहाँ पे प्लस का 6 होगा, ऑक्सीजन माइनस का 2 होगा, सल्फर प्लस का 4, ऑक्सीजन माइनस का 2, क्रोमियम प्लस का 3 लिखा है, सल्फर प्लस का 6 होगा, ऑक्सीजन माइनस का 2 होगा। ठीक है, अब हमें तीसरे स्टेप में क्या करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर। देखिए, तीसरे स्टेप में हमको ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को अलग लिख लेना है, रिडक्शन हाफ इक्वेशन को अलग लिख लेना है। देखिए यहाँ पे जो आपके सामने लिखा हुआ है ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन होती है और एक रिडक्शन हाफ इक्वेशन होती है। तो आप देखें यहाँ पे सल्फर यहाँ पे प्लस का 6 है और यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 6 है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे क्रोमियम आप देख लीजिए, क्रोमियम प्लस का 6 है, प्लस का 3 यहाँ पे हो गया, रिडक्शन हुआ है। तो ये Cr2O7 2 माइनस ये रिड्यूस हुआ है Cr3 प्लस में, इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ इक्वेशन। SO3 2 माइनस प्लस 4 से प्लस 6 हुआ है, SO3 2 माइनस ये ऑक्सीडाइज हुआ है, SO4 2 माइनस में हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में हम लोग दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं अलग अलग। तीसरे स्टेप में Cr2O7 2 निगेटिव gives Cr3 पॉजिटिव एंड दूसरी हमारी इक्वेशन कौन सी है, SO3 2 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव। ठीक है, ये हमारी है रिडक्शन हाफ इक्वेशन, रिडक्शन हाफ इक्वेशन, और ये है हमारी ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। ओके,
ठीक है, अब हमें क्या करना है फोर्थ स्टेप में? फोर्थ स्टेप में हमें एक एक इक्वेशन को लेना है और उनको बैलेंस कर देना है। तो फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद रिडक्शन को कर लेंगे। बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए हम हाफ इक्वेशन को लिख लेते हैं। सबसे पहले SO3 2 निगेटिव, ये बनेगा SO4 2 निगेटिव। ठीक है, इसमें हमारा पहला स्टेप क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। पहला स्टेप हमारा होता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के हमारे पास सिर्फ सल्फर है, तो सल्फर तो दोनों तरफ बराबर है, तो यहाँ पे इस स्टेप की कोई नीड नहीं है। अगला स्टेप हमारा होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? प्लस का 4। यहाँ पे सल्फर का कितना होगा? प्लस का 6। तो एक तरफ प्लस का 4 है, एक तरफ प्लस का 6 है, इसको बैलेंस करना है। तो देखिए, एक तरफ प्लस का 4 लिखा है, एक तरफ प्लस का 6 लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करें जिससे कि ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाए? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव का चार्ज होता है, ये जिधर ऐड होगा वो नंबर कम हो जाएगा, तो हमें 6 की तरफ ऐड करना पड़ेगा। कितने ऐड करेंगे हम लोग? 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे और ऐड करने से हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाएगा। अगला स्टेप हमारा इसमें होता है चार्ज को बैलेंस करना। अब चार्ज किधर कितना है, तो सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे चार्ज किधर कितना है। तो इधर देख लीजिए, चार्ज हमारा है माइनस का 2 और इधर चार्ज है हमारा माइनस का 2 और इसमें चार्ज कितना होगा? माइनस का 2। तो टोटल चार्ज अगर हम देखें तो यहाँ पे माइनस का 4 आ गया और इस साइड में माइनस का 2 है। ठीक है, राइट हैंड साइड में माइनस का 4 है और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 2 है। अब चार्ज को बैलेंस कैसे किया जाता है? चार्ज को बैलेंस किया जाता है, अगर एसिडिक मीडियम है तो H प्लस ऐड करते हैं और अगर बेसिक मीडियम है तो OH माइनस ऐड करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी एसिडिक मीडियम में है, तो एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग H प्लस ऐड करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है किधर ऐड करें, RHS में ऐड करें या LHS में ऐड करें? तो -4 की तरफ हमें ऐड करना होगा 2 हाइड्रोजन, तब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो पाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। SO3 2 निगेटिव गिव्स SO4 2 निगेटिव प्लस 2 हाइड्रोजन हम इधर ऐड करेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगला स्टेप हमारा क्या होता है? देखिए, अगले स्टेप में हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं दोनों तरफ। तो LHS में देख लीजिए टोटल 3 ऑक्सीजन है, RHS में देख लीजिए टोटल 4 है। जिधर जितनी कमी होगी उधर उतना ही वाटर ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब LHS में हम 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो SO3 2 निगेटिव प्लस H2O गिव्स SO4 2 निगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन ऐड करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। तो इधर LHS में देख लीजिए 2 हाइड्रोजन है, RHS में भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी अब तक बैलेंस हो चुकी है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 ये हमारी बन गई। इसी तरह से हम रिडक्शन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, वो हमारी इक्वेशन 2 होगी। उसके बाद में हम 1 और 2 को ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से रिडक्शन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले स्टेप में देखना होता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट्स बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे देख लीजिए क्रोमियम LHS में 2 हैं, RHS में 1 है। तो सबसे पहले हमें क्रोमियम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा क्रोमियम बैलेंस हो जाएगा। ओके, अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? चार्ज को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। तो इसके लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर को सबसे पहले लिख लेते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इधर प्लस का 6 है और यहाँ पे प्लस का 3 तो लिखा हुआ है। ठीक है, क्रोमियम के एक एटम का प्लस का 6 है, इसका ध्यान हमें रखना है। एक एटम का प्लस का 6 है, 2 एटम का कितना होगा? 2 एटम का यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 12 होगा और यहाँ पे एक क्रोमियम का 3 पॉजिटिव है, 2 क्रोमियम का कितना होगा? 2 3 प्लस का 6। तो एक तरफ प्लस का 12 आ रहा है और दूसरी तरफ प्लस का 6 आ रहा है। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर को इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस करना होता है।
इलेक्ट्रॉन किधर कितने ऐड किए जाएंगे, LHS में 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तब इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस होगा। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव। ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे चार्ज किधर कितना है। तो चार्ज के लिए पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे माइनस का 2 चार्ज है, यहाँ पे माइनस का 6 चार्ज है, तो टोटल माइनस का 8 हो गया LHS में। RHS में देख लीजिए प्लस का 6 चार्ज है, ठीक है। अब ये इक्वेशन किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन चार्ज को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव ऐड किया जाता। तो हम कितना हाइड्रोजन ऐड करें जिससे कि चार्ज एकदम बराबर हो जाए, तो हमें 14 H पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा LHS में। तो लिख लेते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 H पॉजिटिव, 14 H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। 14 में से हम लोग जब 8 को माइनस करेंगे तभी 6 बचेगा। तो ये हमारा चार्ज बैलेंस हो गया। अगला स्टेप हमारा होता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन LHS में देख लीजिए 7 है, RHS में 0 है, तो हम RHS की तरफ 7H2O को ऐड कर देंगे। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अगर बैलेंस है तो ठीक है। तो देख लीजिए दोनों तरफ 14 हाइड्रोजन LHS में है, 14 हाइड्रोजन RHS में, तो ये बैलेंस है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई नंबर 2, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप में 1 और 2 को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप में हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमारी बनी है उनको ऐड करेंगे बाय कैंसिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करके हम लोग 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इक्वल नहीं है। तो इक्वल बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई आप करें तो 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, एरो बना दिया, 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2, ठीक है। अब जो माइनस होगा उसको हम माइनस कर लेंगे, जो प्लस हो रहा होगा उसको हम लोग प्लस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल है। तो 3 को हम 7 की तरफ ले जाएंगे, 4H2O बचेगा। अब 14H प्लस यहाँ पे है और 6H प्लस यहाँ पे, तो 6 को हम लोग LHS की तरफ लेके आएंगे, माइनस करेंगे, 8H पॉजिटिव बचेगा। अब फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा उसको लिख लेते हैं, 3SO3 2 नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 में से 6 को माइनस करेंगे, 8H पॉजिटिव गिव्स 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O में से 3H2O को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4H2O। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। इसमें चार्ज और एटम्स दोनों को चेक कर लीजिए, दोनों ही बैलेंस हो चुका है, ठीक है। और ये तो हो गया एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम की अगर बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक स्टेप में डिफरेंस है। वो क्या है कि जब हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं, इस स्टेप में हम लोगों ने चार्ज को बैलेंस किया था, बहुत ध्यान से देखिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने 14H प्लस ऐड किया था। अगर ये इक्वेशन बेसिक मीडियम में होती तो बेसिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग OH माइनस का एडिशन करते, OH माइनस का एडिशन। अब किधर करना है वो चार्ज के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है, तब समझ में आएगा, तब स्टेप्स आपके याद होंगे, आपको याद होंगे, ठीक है।